दोस्तों, आपको याद होगा एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के खुलासों के बाद जब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाले मामले में अंकिता के माता पिता सहित विपक्ष और बाकी कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। यहां तक कि महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना जैसे लोग दिल्ली से उत्तराखंड में आकर इस मांग का समर्थन कर रहे थे। तब बीजेपी और उनके अंध समर्थक विपक्षियों का पुतला फूंक रहे थे। लेकिन बाद में पब्लिक के दबाव में आकर जब सीबीआई जांच के लिए सीएम धामी को संस्तुति देनी पड़ी, तो बाद में इन्हीं लोगों ने, मतलब जो विपक्ष का पुतला फूंक रहे थे, इन्हीं लोगों ने सीएम धामी को हीरो बनाना शुरू कर दिया और जगह जगह इन लोगों ने तमाम बोर्ड और होर्डिंग्स लगाए और सीएम धामी को धन्यवाद किया कि उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी। ऐसा ही एक वाक्य 18 अप्रैल की शाम को भी देखने को मिला, जब हमारे देश के पीएम साहब नेशनल टेलीविजन पर कहते हैं कि विपक्ष और उनकी सहयोगी पार्टियां महिला आरक्षण के विरोध में हैं। महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरा सच क्या है? जो परिसीमन वाला संशोधन बिल संसद में पास होना था, वो पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके पीछे की मंशा पर सवाल थे और उसी के साथ महिला रिजर्वेशन को ढाल बनाकर पूरा नैरेटिव घुमाने की कोशिश की। याद कीजिए 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा में यह बिल 454 वोटों के समर्थन से पास हुआ था, विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े थे। राज्यसभा में यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, यानी किसी ने विरोध नहीं किया था। मतलब साफ है कि 2023 में इस कानून को लगभग सभी पार्टियों का समर्थन मिला था, सिर्फ नाम के बराबर विरोध हुआ था। लेकिन इसका क्रेडिट अकेले ही हमारे पीएम साहब चुनावी मंचों से ले भी चुके हैं। 2024 से ठीक पहले का एक वीडियो है वाराणसी का, जरा आप सुनिए इसे। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं। लेकिन आज जब परिसीमन के नाम पर इस आरक्षण की संरचना बदली जा रही थी, तो उसकी नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया गया। तब क्रेडिट अपना था, आज जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दी गई है। गजब की टोपीबाजी है, मुद्दा वही, बस नैरेटिव नया। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिस बिल को महिला सशक्तिकरण का चेहरा बनाकर पेश किया गया, उसके पीछे छुपा था परिसीमन का वो पेंच जिसे समझे बिना पूरी कहानी अधूरी है। अब अगर इस पूरे विवाद को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण का सवाल और परिसीमन की प्रक्रिया दोनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस समय लोकसभा की कुल सीटें हैं 543। ये जो महिला आरक्षण वाला बिल चर्चाओं में है, यानी 131वां संविधान संशोधन विधेयक, ये अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर लगभग 850 तक पहुंच जाती। लेकिन लंबे टाइम से इस डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। दक्षिण भारत के लोग तो सीधे इस डिलिमिटेशन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह हमारे साथ सरासर नाइंसाफी होगी। लेकिन सरकार कहती है कि कोई नाइंसाफी नहीं होगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में यह पूरा मामला है क्या? ये डिलिमिटेशन क्या है? वुमेन रिजर्वेशन से ये किस तरीके से लिंक है? साउथ इंडियन स्टेट्स क्यों इतना टेंशन में है? और इस पूरे मसले में जनगणना का क्या रोल है? इन सभी पहलुओं को 1 बाय 1 समझने के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। दोस्तों, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो कि आमतौर पर जनगणना के बाद होती है, क्योंकि जनगणना के बाद ही पता चल पाता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी पॉपुलेशन है और इसी डेटा के बेस पर निर्वाचन क्षेत्रों में चेंजेस किए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के। दरअसल इस काम के लिए हमारे यहाँ परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और अब तक भारत में 4 बार इसका गठन किया जा चुका है। पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था, फिर इसके बाद दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में और तीसरा 1973 में, और इसके बाद चौथे परिसीमन आयोग का गठन सीधे 2002 में किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब इसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स और ऑटोनॉमी मिलती है और इस आयोग के डिसीजंस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, तो 1952 के टाइम लोकसभा की कुल सीटें थी 489। 1973 आते आते लोकसभा सीटों की संख्या 543 हो गई। 1976 में एक नई चीज देखने को मिली,
यहां पर जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसके बाद अगले 25 सालों के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी गई। इस टाइम देश की पीएम थी इंदिरा गांधी जी। इसके बाद जब 2001 में जनगणना हुई तो 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ और तब हमारे देश के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तो इनके टाइम में 84वां संशोधन होता है और ये मामला अगले 25 सालों के लिए टाल दिया जाता है। 25 साल बाद यानी 2026 में ये जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, इसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 या 850 तक करने का प्रस्ताव है। हालांकि ये पारित ही नहीं हो पाया क्योंकि इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। अब जो सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल विपक्ष के समर्थन के बिना गिर चुका है, ये सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि सितंबर 2023 में ही महिला आरक्षण कानून बन चुका है। इसको लेकर लोगों को तरह तरह से भ्रमित किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर चुका है, जबकि असली मुद्दा डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे देश का गोदी मीडिया भी सत्ता पक्ष को हीरो और विपक्ष को विलेन बनाने में लगा हुआ है। इस मामले में एक निष्पक्ष पत्रकार की बात भी सुन लीजिए। तमाम न्यूज चैनल्स और आज के सारे अखबार की सुर्खियां गलत खबर आपको परोस रही हैं। अरे भाई, महिला आरक्षण कानून बन चुका है इस देश में। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए थे 28 सितंबर 2023 को। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। साल 2023 में जो कानून पारित किया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस कानून में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय किया गया था। लेकिन इसे जनगणना और उसके बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद ही लागू होना था। पर सरकार बड़े बड़े राज्यों के चुनावों के बीच इसमें एक संशोधन ले आती है, जिसे 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 कहा गया, जो कि पुराने कानून का स्वरूप बदल देगा। मौजूदा सरकार को नई जनगणना तक भी सब्र नहीं है और इस सीटों के परिसीमन में रिजर्वेशन 2011 की जनसंख्या के बेस पर देना चाह रहे हैं। मतलब यहां विपक्ष जो है महिलाओं के आरक्षण का विरोधी नहीं है, बल्कि इनके लागू करवाने के तरीकों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, वो जानती है कि किस मुद्दे को कब और कैसे हवा देनी है। तो ऐसे में बीजेपी का प्रचार तंत्र ये झूठ फैला रहा है कि कांग्रेस और उनके अलाइज महिला आरक्षण के विरोधी हैं और इस खेल में हमारे पीएम साहब को तो महारत हासिल है। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 और प्रस्तावित परिसीमन विधेयक की जीरोक्स कॉपी जलाकर दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नए परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्य टेंशन में क्यों है। दरअसल भारत जब बढ़ती आबादी से परेशान था तो सरकार ने इसको नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे बहुत से प्रयास किए और इन प्रयासों में दक्षिणी राज्यों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। अगर मौजूदा परिस्थितियों में पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बांटी जाती हैं तो साउथ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कमजोर हो जाएगा। साउथ इंडियन स्टेट्स ये तर्क भी देते हैं कि परिवार नियोजन पर बेहतर काम करने का उन्हें इनाम मिलने के बजाय नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्हें यह भी चिंता है कि सीटें बांटने का आधार जनसंख्या ही होगा तो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे यूपी और बिहार में सीटें जो है दक्षिणी राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी और संसद में इन राज्यों से जुड़े मुद्दों को वरीयता दी जाएगी। मतलब सोचने वाली बात है कि तमिलनाडु, केरल जैसे जिन राज्यों ने जिम्मेदारी निभाई वो सजा पाएंगे और यूपी, बिहार जैसे जिन राज्यों ने लापरवाही की वो इसका इनाम ले जाएंगे। साउथ स्टेट्स को इस बात की भी चिंता है कि कल को सिर्फ हिंदी बेल्ट जीतकर ही कोई भी सरकार बना लेगा और दक्षिण का बोलबाला कम हो जाएगा। जिन राज्यों में विपक्ष की पकड़ है वहां सीटें कम बढ़ेंगी, जहां भाजपा मजबूत है वहां सीटें ज्यादा। ये तो थी साउथ स्टेट्स की टेंशन। लेकिन इसके अलावा एक बात सोचने वाली ये भी है कि हमारे यहाँ एक सांसद पर सालाना तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्च होता है, जिसमें उनकी तनख्वाह, भत्ते, गाड़ी, बंगला, इन सब का खर्च शामिल होता है। अब अगर 850 सांसद हो जाएंगे तो उनका वेतन, भत्ता, पेंशन और तमाम खर्च मिलाकर जो हजारों करोड़ रुपए का भार आएगा वो भी तो आम जनता को ही झेलना पड़ेगा। दोस्तों, कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि भाजपा ने कम से कम महिला रिजर्वेशन की पहल तो की है, जबकि कांग्रेस ने तो इस पर कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये सरासर झूठ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है। इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। 1987 में पीएम थे राजीव गांधी साहब। इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन। ये प्लान महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए तैयार करवाया गया था। इसकी सिफारिशों में से एक थी इलेक्टेड बॉडीज में
महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। फिर 1993 में पीएम थे नरसिम्हा राव साहब। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की गई और ऐसा ही शहरी निकायों के लिए भी किया गया। 1996 में पीएम थे देवगौड़ा साहब। इनके टाइम भी विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन इसमें एक पेच फंस गया था। दरअसल जो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो इसके तहत इसमें SC/ST के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन था। तो ओबीसी के कई सांसदों ने इसको अपोज किया और ये बिल खारिज हो गया। 1998-99 में भी वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड बिल पेश करने की नाकाम कोशिशें की जा चुकी हैं और 2010 आते आते पीएम मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में भी महिला आरक्षण वाला 108वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन यूपीए के अंदर इसको लेकर कुछ मतभेद हो गए थे और ये बिल कभी लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया। एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद 9 सालों बाद 2023 में यानी 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मोदी साहब की अगुवाई में वुमेन रिजर्वेशन वाला 128वां संविधान संशोधन बिल पास किया गया और ये सदन से पास भी हो गया। लेकिन इस बिल में और बातों के अलावा 2 चीजें बड़ी क्लियर थी कि जो महिला आरक्षण है ये अगली जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू होगा। अब कुछ बड़े राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं और कुछ बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे टाइम में 2026 में मोदी सरकार इसमें संशोधन वाला बिल लेकर आ रही है और इन 2 शर्तों को हटाने की बात कर रही है, मतलब नई जनगणना और परिसीमन। और विपक्ष इनकी इसी चाल का विरोध कर रहा है, लेकिन ये अपने प्रचार तंत्र के जरिए ये साबित करने में लगे हुए हैं कि विपक्ष जो है महिला आरक्षण बिल का विरोधी है। अब सीधा सवाल यह है कि अगर ये लोग सच में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर इतने संवेदनशील हैं, तो फिर जहां बोलने की जरूरत होती है उन जगहों पर इनकी खामोशी क्यों दिखती है? कहां छुप जाते हैं ये लोग जब मणिपुर में महिलाओं को सड़कों पर नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ता है? कहां थे ये लोग जब अंकिता भंडारी की हत्या होती है और सत्ता से जुड़े नाम खुलेआम चर्चा में आते हैं? क्यों उस मामले में कार्रवाई तब होती है जब जनता सड़कों पर उतरती है? क्यों हर बार दबाव बनाने के बाद ही सीबीआई जांच की बात होती है? क्यों तब इनके मुंह से पहलवानों के समर्थन में एक बयान नहीं निकला जब महिला पहलवानों ने एक दबंग बीजेपी सांसद पर शोषण के आरोप लगाए और प्रदर्शन के दौरान उन महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया था? और उन्नाव रेप केस में चुप्पी क्यों थी? अगर महिला सशक्तिकरण की वाकई इन्हें चिंता है तो परिसीमन की आड़ में ये खेल खेलने के बजाय मौजूदा सीटों में ही रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े खुद बताते हैं कि पिछले 12 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। तो सवाल यह है कि अगर वास्तव में महिला सम्मान की चिंता है तो जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे होते हैं तब चुप्पी क्यों साध ली जाती है? उत्तराखंड की बहन अंकिता भंडारी से वीआईपी सर्विस मांगने वाले सत्ता पक्ष के उस गट्टू का आज तक क्या हुआ? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 54 मौजूदा सांसद या विधायक ऐसे हैं जिनके चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस दर्ज हैं। एडीआर की पिछली रिपोर्ट में भी बीजेपी टॉप पर थी। महिलाओं पर हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ भाजपा की कितनी महिला सांसदों ने संसद में आवाज उठाई? ये विपक्ष की महिला सांसद हैं टिम्पल यादव, इनको ही सुन लीजिए। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। बात महिला सुरक्षा की करते हैं, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। फिर ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस तरह का पाखंड क्यों किया जाता है? अंकिता भंडारी के मुद्दे को कितनी भाजपाई महिला सांसदों ने संसद में उठाया, जबकि महिला सशक्तिकरण के नाम पर गुमराह करके बेवजह विपक्ष को कोसा जा रहा है। जब एक बेटी की चीख सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती, तब महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक झूठा नारा लगता है। अंकिता भंडारी को इंसाफ देने में जो खामोशी दिखी, वही असली चेहरा है हमारे मौजूदा सिस्टम का। सवाल ये नहीं है कि बिल पास हुआ या नहीं, सवाल ये है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कब तक इस तरह कभी महिला के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा। इन दिनों हमारे हिंदू हृदय सम्राट भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बंगाल चुनाव के दौरान मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं और जब ये नॉर्थ की तरफ इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे तो सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक यही बनकर उभरेंगे। दोस्तों, हमारी आम जनता इसी राजनीतिक दोगलेपन को नहीं समझ पाती है और इलेक्शन टाइम में इनके बहकावे में आकर वोट तो कर देती है, लेकिन उसके बाद अगले 5 सालों तक इसी का खामियाजा भुगतते रहती है।
महिला सशक्तिकरण के इनके इस नाटक पर जॉन एलिया का ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। हमको उनसे वफा की ये उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है।